हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मानव भूगोल यानी बीए थर्ड सेमेस्टर में बुक है आपकी मानव भूगोल। इसमें हम जानेंगे मानव भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ, उसका प्रकृति क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है और उसकी शाखाएं क्या हैं। तो सबसे पहले मानव भूगोल। यानी भूगोल की दो शाखाएं होती हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल में क्या करते हैं कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली भौतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन करते हैं। यानी आपका मेन फोकस मानव भूगोल पे है, क्योंकि हम बात ही मानव भूगोल की कर रहे हैं। तो मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, इसमें मानव भूगोल में क्या होता है कि मनुष्य और उसके वातावरण में होने वाली प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, कि मनुष्य और वातावरण के मध्य जो होने वाली प्रतिक्रिया है उनका अध्ययन किया जाता है। मनुष्य और वातावरण के बीच जो अंतर संबंधों में प्राय क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है, यानी जो मनुष्य और हमारा वातावरण है इनके बीच में क्या होती है, क्षेत्रीय भिन्नताएं या विविधताएं पाई जाती हैं। अतः मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मानव भूगोल मानव वर्गों, उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों और प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का प्रादेशिक आधार पर अध्ययन किया जाने वाला विज्ञान है। कि प्रकृति में कि मानव भूगोल का विकास अठारहवीं शताब्दी में हुआ। यानी मानव भूगोल का विकास 18वीं शताब्दी में हुआ। और इस विषय पे प्रारंभिक प्रमाण में बात करें तो ग्रीक विद्वान हुए थे। यानी सबसे पहले बात करें तो ग्रीक विद्वानों में हेरोडोटस, अरस्तु और एरिस्टोस्थनीज जैसे विद्वानों ने मनुष्य और प्राकृतिक वातावरण में होने वाले अंतर संबंधों पर बल दिया है। इनमें क्या क्या है कि मनुष्य और जो वातावरण है, मनुष्य और वातावरण यानी अपना जो एनवायरनमेंट है, इनके बीच जो अंतर संबंध होते हैं, अंतर संबंधों पर बल दिया है। यानी कहने का औचित्य यह है कि ग्रीक विद्वानों ने मनुष्य और वातावरण के जो अंतर संबंध है उन पर बल दिया था और उनका विस्तृत वर्णन किया। उसके बाद में हम बात करें रोमन विद्वानों की, तो रोमन विद्वानों ने यानी पहले हमने बात की ग्रीक विद्वानों की, उन्होंने मनुष्य और वातावरण के जो अंतर संबंध होते हैं उन पर बल दिया और उनका विस्तृत वर्णन किया। और उन्होंने कहा कि मानव का विकास वहां पे हुआ है जहां पे प्राकृतिक वातावरण मानव के अनुकूल था। ये बात तो कह रहे हैं ग्रीक विद्वान। और रोमन विद्वान कह रहे हैं कि मानव समाजों का विकास प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव पर होता है। यानी मानव समाजों का विकास होता है, उन पे प्राकृतिक वातावरण का क्या होता है, प्रभाव होता है। यानी इसमें कह रहे हैं कि मानव समाज पर
प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव होता है। मानव समाज पर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव होता है। उसके बाद में अरब भूगोलवेताओं ने विश्व में जो प्रजातियां होती हैं उनको पर सांस्कृतिक विशेषताओं और प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। तो इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति रही है। उसके बाद में बात करें इस मानव भूगोल की प्रकृति में ही, तो एक विद्वान हुए हैं बर्नार्ड वेरियनियस, एक विद्वान हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी ज्योग्राफिया जेनरलिस। ज्योग्राफिया जेनरलिस एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने भूगोल को दो भागों में विभाजित किया है। यानी इस पुस्तक में क्या किया है, भूगोल को दो भागों में विभाजित किया। एक तो सामान्य भूगोल और दूसरा है विशिष्ट भूगोल। सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल। सामान्य भूगोल में पूरी पृथ्वी को एक इकाई मानकर अध्ययन किया जाता है, जबकि विशिष्ट भूगोल में पृथ्वी के भिन्न भिन्न प्रदेशों की रचना की जाती है या भिन्न भिन्न प्रदेशों का वर्णन किया जाता है। और यहीं से भूगोल में द्वैतवाद की शुरुआत हुई। तो प्रथम विद्वान थे ये, प्रथम विद्वान जिन्होंने भूगोल में क्या की, द्वैतवाद की शुरुआत की। द्वैतवाद की शुरुआत की, यानी भूगोल को दो भागों में विभाजित कर दिया। तो यहीं से द्वैतवाद हो गया कि सामान्य भूगोल अलग है और विशिष्ट भूगोल अलग है। और इसी क्रम में फिर आगे बात करें तो एक विद्वान हुए हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इनका वैसे तो नाम हम्बोल्ट है, लेकिन पूरा नाम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। इनका जीवन काल 1769 से 1859 तक। एक जर्मन विद्वान थे। जर्मन विद्वान, और इनकी एक पुस्तक है
इनकी पुस्तक है कॉस्मोस। कॉस्मोस। और उसके बाद में एक विद्वान हुए हैं अपने दूसरे विद्वान, उनका नाम है कार्ल रिटर। ये दोनों समकालीन विद्वान थे। इनके जन्म में केवल 10 साल का अंतर है, यानी उनका 1769 में हुआ, तो उनका 1779 से लेकर 1859 तक। और उनकी एक किताब है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक लिखी अर्धकुंडे। अर्धकुंडे। और इस पुस्तक में इन्होंने मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का विस्तार से वर्णन किया। इस पुस्तक में मानव व वातावरण के अंतर संबंधों का विस्तार से वर्णन किया। विस्तार से वर्णन किया। अब यहीं पे ध्यान रखना आप, हम्बोल्ट का जन्म तो 1779 में हुआ था और कार्ल रिटर का जन्म 1779 में, सॉरी हम्बोल्ट का जन्म 1769 में, लेकिन दोनों की मृत्यु एक ही साल हुई थी 1859 में। और जिस साल इनकी मृत्यु हुई 1859 में, उसी साल एक विद्वान आए थे, चार्ल्स डार्विन। और इन्होंने एक किताब लिखी, एक बुक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये इनकी किताब है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन की 1859 में लिखी गई। उसके बाद में नेक्स्ट विद्वान की बात करें तो नेक्स्ट विद्वान है वो हैं फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल। इनका जन्म 1844 से 1904 तक इनका जीवन काल था। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एंथ्रोपोजोग्राफी। ये एक इनकी पुस्तक है, एंथ्रोपोजोग्राफी। और फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का, मानव भूगोल, मानव भूगोल का पिता या जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये तो थी मानव भूगोल की प्रकृति। अब बात करते हैं मानव भूगोल की विषय वस्तु के बारे में। तो मानव भूगोल की विषय वस्तु, यानी मानव भूगोल में हम किन किन का अध्ययन करते हैं। तो मानव भूगोल में भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि मानवीय तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मानवीय तत्वों का अध्ययन किया जाता है।
मानवीय तत्वों का अध्ययन किया जाता है। और मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यानी और मानव पर्यावरण के पारस्परिक मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यानी मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, वही मानव भूगोल का क्या है, अध्ययन का केंद्र बिंदु है। अर्थात मानव भूगोल में पर्यावरण से संबंधित मानव समाज के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। वास्तव में मानव भूगोल का कार्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। इसके अंतर्गत मानव प्रजातियां, इसके अंतर्गत अन्य बात करें तो मानव प्रजातियां विश्व के विभिन्न भागों की जनसंख्या, यानी जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि, विकास, इनके अलावा उनके जनसांख्यिकीय लक्षण, जन हस्तांतरण आदि के संबंधों में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और इसके अलावा बात करें तो मानव भूगोल में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, प्रतिरूप और बस्तियों का स्थल, बस्तियों का स्थल किस स्थल पर बसे हैं, उनका विकास। इसके अलावा नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण भी किया जाता है। और फिर बात करें तो इसमें उद्योग धंधे, परिवहन, संचार, व्यापार, आर्थिक क्रियाएं, व उनके क्षेत्रीय वितरण का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की विषय वस्तु सभी सामाजिक विज्ञानों का एकीकरण करती है, क्योंकि ये उन विज्ञानों का क्षेत्रीय और क्रमबद्धता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जिनका उनमें अभाव होता है। इसके साथ ही मानव भूगोल अपनी विषय सामग्री के विश्लेषण हेतु अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध स्थापित करता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से सहायता प्राप्त करता है और उन्हें सहायता प्रदान भी करता है। यानी मानव भूगोल अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनसे सहायता प्राप्त भी करता है और उन्हें सहायता प्रदान भी करता है। उदाहरणार्थ जैसे जनसंख्या के अध्ययन के लिए जनसांख्यिकी और आर्थिक भूगोल के लिए अर्थशास्त्र,
कृषि भूगोल के लिए कृषि विज्ञान, नगरीय भूगोल के लिए नगरीय समाज विज्ञान और राजनीतिक भूगोल के लिए राजनीतिक विज्ञान और सामाजिक भूगोल के लिए समाजशास्त्र और इतिहास पर निर्भर रहता है। बदले में मानव भूगोल इन विज्ञानों को क्षेत्रीय एवं क्रमबद्धता के दृष्टिकोण से अवगत कराता है, यानी आपस में ये अन्य विज्ञानों से भी संबंध रखते हैं। वैसे बात करें तो मानव भूगोल के अध्ययन के मुख्य 5 क्षेत्र हैं। मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के 5 मुख्य अंग हैं। पहला तो हो गया जनसंख्या, और दूसरा है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। और तीसरा है सांस्कृतिक प्रतिरूप। सांस्कृतिक प्रतिरूप। और चौथा है मानव वातावरण समायोजन। मानव वातावरण समायोजन। और पांचवा है कालिक अनुक्रमण। अनुक्रमण। ये मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के 5 मुख्य अंग हैं, यानी किसी प्रदेश की जनसंख्या और उसकी क्षमता के बारे में जानना। दूसरा है उस प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण द्वारा प्रदान किए गए संसाधन। और तीसरा है उस जनसंख्या द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने से बना हुआ सांस्कृतिक प्रतिरूप। और चौथा है प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के पारस्परिक कार्यों के द्वारा मानव वातावरण समायोजन का रूप, जिसे हम क्षेत्र संगठन के रूप में भी कहते हैं। और पांचवा है उपरोक्त वातावरण समायोजन है वो कालिक अनुक्रमण होता है। इन सभी 5 अंगों के द्वारा हम मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में समझने में हमें सहायता मिलती है। अब बात करें मानव भूगोल की शाखाएं। जैसे भौतिक भूगोल की भी शाखाएं हैं, ठीक उसी प्रकार मानव भूगोल की भी शाखाएं हैं। मानव भूगोल की मुख्य शाखाओं की बात करें तो उसमें सबसे पहले आती है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं के वितरण और प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी आर्थिक भूगोल में
मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, यानी मनुष्य जो आर्थिक क्रिया करता है उनका वितरण किस प्रकार से है और उनका प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ संबंध किस प्रकार से है, इन सब का अध्ययन है वो आर्थिक भूगोल में किया जाता है। बाद में है सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल में मानव भूगोल की शाखा में हम क्या करते हैं, मानव के सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं, यानी जो सांस्कृतिक पहलू होते हैं उनका अध्ययन हम सांस्कृतिक भूगोल में करते हैं। मानव का आवास किस प्रकार से है, उसका भोजन की क्या व्यवस्था है, सुरक्षा, रहन सहन, भाषा, धर्म, रीति रिवाज और पहनावा आदि इनके सांस्कृतिक पहलू होते हैं। और मानव के ये सांस्कृतिक पहलू समय और स्थान के साथ क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। और उसके बाद में तीसरी मुख्य शाखा है जनसंख्या भूगोल, यानी पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इसमें विश्व या उसके किसी भाग की कुल जनसंख्या, यानी एक पूरी विश्व की जनसंख्या या उसके किसी भाग की कुल जनसंख्या, उस जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है, यानी कहीं अधिक जनसंख्या है कहीं कम है, और उनका घनत्व किस प्रकार से है, जन्म मृत्यु दर किस प्रकार है, और जनसंख्या में वृद्धि दर, आयु, लिंग अनुपात, साक्षरता आदि का अध्ययन है वो जनसंख्या भूगोल में किया जाता है। उसके बाद में आती है मुख्य शाखा है वो ऐतिहासिक भूगोल, यानी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। किसी क्षेत्र में एक समय से दूसरे समय में होने वाले भौगोलिक परिवर्तनों के अध्ययन को ऐतिहासिक भूगोल कहते हैं। यानी किसी क्षेत्र में एक समय से दूसरे समय में होने वाले जो भौगोलिक परिवर्तन हैं उनके अध्ययन को ऐतिहासिक भूगोल कहते हैं। हार्टसॉन के अनुसार ऐतिहासिक भूगोल भूतकाल का भूगोल है, यानी हार्टसॉन ने ऐतिहासिक भूगोल को भूतकाल का भूगोल कहा है। फिर अगली शाखा है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक भूगोल राज्यों की सीमाओं, स्थानीय प्रशासन और प्रादेशिक नियोजन आदि से संबंधित है, यानी राज्य की सीमाएं किस प्रकार से हैं, उनका स्थानीय प्रशासन किस प्रकार है और उनका प्रादेशिक नियोजन किस रूप में किया गया है, इन सब का अध्ययन इनसे संबंधित है। ये मानवीय समूह की राजनीतिक स्थितियों, समस्याओं व क्रियाओं में भूगोल के महत्व को आंकता है। वॉन वल्केनबर्ग लिखते हैं कि राजनीतिक भूगोल राज्यों का भूगोल है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भौगोलिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। यानी वॉन वल्केनबर्ग कहते हैं कि राजनीतिक भूगोल है वो राज्यों का भूगोल है और अंतर्राज्य संबंधों की भौगोलिक व्याख्या प्रस्तुत करता है, ये राजनीतिक भूगोल में होता है। उसके बाद में है कृषि भूगोल। कृषि भूगोल में यानी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ये मानव भूगोल का एक ऐसा उपक्षेत्र है जिसमें कृषि संबंधी सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है, यानी कृषि से संबंधित जितने भी तत्व हैं उन सब का अध्ययन कृषि भूगोल में किया जाता है। जैसे फसलों का उत्पादन किस प्रकार से है, उनका वितरण क्या है, पशुपालन या पशु उत्पाद कौन कौन से शामिल होंगे, इन सब का अध्ययन कृषि भूगोल में करते हैं। इसके अलावा कृषि से मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन की आपूर्ति होती है, इसलिए मानव भूगोल का ये उपक्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा भी मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं, जैसे व्यापारिक भूगोल है, औद्योगिक भूगोल है, शहरी भूगोल है, ग्रामीण भूगोल है। इस प्रकार भूगोल की अन्य शाखाएं हैं। तो ये मानव भूगोल की शाखाएं थी। तो आज का अपना यही टॉपिक यहीं तक था और उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।